अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। अली मीन गंडापुर का फ़ोन किस एजेंसी के पास, काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपना फ़ैसला सुना दिया, डॉक्टर जाकिर नाइक को सवाल करने वाली लड़की कौन। तो नाज़रीन, आपको रिमाइंडर कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अनसब्सक्राइब कर दिया है तो फिर भी सब्सक्राइब कर लें, टल्ली ऑन कर लें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो दूसरे लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। मुझे आइडिया है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के हवाले से ओपिनियन डिवाइडेड है, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी डिवाइडेड हैं। एक बात ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और इस बात पे आप यकीन कीजिएगा कि मुझे आपके जज्बात का भी बड़ा ख्याल होता है, लेकिन मैं आपको जो बात मैं दुरुस्त समझता हूँ, हो सकता है आप मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन जो बात मैं जो बात दुरुस्त समझता हूँ वो मैं आप तक लेकर आता हूँ। अगर आप यही समझेंगे कि मैं आपकी मर्ज़ी की बात करूँ तो फिर तो मैं आपके नॉलेज में कोई इजाफा नहीं कर रहा। मैं तो फिर ये बायस कन्फर्मेशन है कि जिन बातों पे आप पहले यकीन रखते हैं तो आप उस तरह के लोगों की बातें सुनेंगे। तो लिहाजा अगर आपको कोई बात बुरी लगे तो आप मुझे बर्दाश्त कर लिया करें। लेकिन यह है कि मैं आज जो बात करने लगा हूँ डॉक्टर साहब के हवाले से, ये शायद आपको बुरी ना लगे। और आपको पता है कि वो लड़की जिसने डॉक्टर साहब से कोई सवाल किया था कि हमारे इलाके में लोग नमाज़ें भी पढ़ते हैं, ख़वातीन जो हैं वो घरों तक महदूद हैं, रोज़े भी रखते हैं, और भी बड़ी इबादत होती हैं, लेकिन इसके बावजूद उधर जो है अडल्ट्री के हवाले से या जो बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात जो हैं वो फिर भी होते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो उस पे जो डॉक्टर साहब की जो राय थी उस पे हमारा जो ओवरऑल जो देखने वाले हैं या बाहर के जो पाकिस्तानी हैं ओवरऑल वो डिवाइडेड थे कि डॉक्टर साहब को ये ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। आज मैं उस लड़की की बैकग्राउंड आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि बैकग्राउंड बताने से पहले मैं कि वो जो उस दिन से जब उस लड़की की वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद उसके जो इलाके के लोग हैं वो भी उस पर बड़े खफा थे। उन्हें तो पता चल गया कि ये कौन सी लड़की है, उसके घर वालों को भी पता चल गया। उन्होंने कहा कि तूने हमें बहुत बदनाम किया है। तो लिहाजा वो भी अपनी जगह पे उसको उसकी काफ़ी हरासमेंट हुई। उनको लगा जी कि जो फैमिली के लोग थे उनके लिए एक तरह की एक डबल शेम थी। एक तो ये है जी कि वो लड़की उनकी थी, और दूसरा जो इलाके के लोग थे उनको लगा था जी कि पूरा इलाका जो है वो इससे बदनाम हो रहा है। तो अब यह है कि वो लड़की कौन है ये जानना आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमारे एक दोस्त हैं सबूक सैयद। सबूक सैयद जो है वो जर्नलिस्ट हैं, और वो इस लड़की को जानते हैं और काफ़ी सालों से जानते हैं। उन्होंने फिर जब ये वाक़या हुआ तो उन्होंने इस वाक़े उसकी बैकग्राउंड को बताया, और बल्कि आप ये समझें कि उधर जो भेजने वाले हैं उसमें भी यानी कि उनका एक एक तरह से इस लड़की के ज़हन में सवाल थे, और ये डॉक्टर जाकिर नाइक की बहुत अकीदतमंद थी। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जो हैं वो आए हुए हैं तो आप उनको जाके सवाल उधर कर लेना। तो लिहाजा उनको एक मौका मिल गया, लेकिन उसे ये नहीं आइडिया था, या डॉक्टर साहब को भी नहीं आइडिया था कि ये इशू जो है वो कितना बड़ा बनेगा। अब आप ज़रा उस लड़की की बैकग्राउंड पहले सुने, तो फिर आपको आइडिया होगा कि हमें क्या किसी के सवाल को मुस्तरद करना चाहिए, या कि हमें उसके साथ उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो सबूक सैयद ने इस पर एक पोस्ट लिखी, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और बल्कि वो पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबूक सैयद ने उसमें जो उस लड़की के पास कुरान पाक है उसकी कुछ तस्वीर भी अपनी फेसबुक पेज पर लगाई हुई हैं कि वो लड़की ने जगह जगह पर कुरान पाक को हाईलाइट किया हुआ है कि जिधर उसके ज़हन में कुछ सवाल आया या जो बात उसको बड़ी स्ट्राइक की उसने वो चीज़ें हाईलाइट कर लीं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो लड़की कितनी ज़्यादा मज़हब में इन्वॉल्व है, और वो अगर उसको कोई उसके ज़हन में सवाल आए तो उसके बारे में वो कितनी बेताब भी होती है कि मैं किसी को पूछूं। तो सबूक सैयद लिखते हैं कि जो पलोशा शहरजाद उन्होंने कहा कि मैं उसे 5 बरस से जानता हूँ, 5 बरस से। पलवशा के वालिद और भाई को भी जानता हूँ। हमारा एक दूसरे के घरों में आना जाना है। मेरी वालदा और पलवशा की बहुत मज़ेदार गपशप लगी रहती है। मैं ये तहरीर कभी ना लिखता अगर सोशल मीडिया पर पलवशा के ख़िलाफ़ मजहबी नफ़रत पर मबनी कुछ पोस्टें ना पढ़ता।
मैं आपको बताता चलूँ कि पलवश शाह किसी भी शख्स से ज़्यादा मजहबी तालीमात पर अमल पैरा है। उसने, ये बात काबिल गौर है, उसने अपने हिस्से की ज़मीन अपने गांव में अपने कज़न को मस्जिद और मदरसे के लिए वक़फ़ कर दी। मदरसे से तालीम हासिल करने के बाद पलवश शाह ने इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी से मास्टर किया और इस दौरान वो जॉब भी करती रहीं। रमज़ान में हर साल अपने घर में इत्काफ़ पर बैठती हैं। वो बहुत कम उम्री में यतीम हो गई थी। उसने मुश्किल से तालीम हासिल की और ख़ुद को मनवाया। उसके कमरे में जो कुरान मौजूद है उस पर इतना काम हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। जगह जगह हाईलाइटर से अहकामात को अलग से नुमायाँ किया हुआ है, जो मैं बात आपको पहले बता चुका हूँ कि जिधर उसने कुरान मजीद में उसको कोई बात लगी कि जिस पे यानी कि उसको लगा कि ये याद रखने वाली बात है या ये है कि कोई सवाल ज़हन में आया, तो उसने वो चीज़ें हाईलाइट की। आप ज़रा बताएं हैं कितने दावेदार हैं इस्लाम के, कितने हैं जो लोग इस तरह डीपली इन्वॉल्व होकर चीज़ों को पढ़ते हैं, मेरे समेत। अपने अकलौते छोटे भाई को भी पढ़ाया, यानी उसकी पलवश शाह की बात कर रहे हैं। अपनी वालदा के साथ दर बदर रही। वो मुफ्ती फ़लाँ और डॉक्टर, मुफ्ती एक का नाम लिखा हुआ है, ये मुझे समझ नहीं लग रही कि इनका जिक्र कर रहे हैं, और डॉक्टर जाकिर नाइक को पसंद करती थी। हमारे मुंह से कभी उनके ख़िलाफ़ कोई बात निकलती उसे पसंद नहीं आता था। सबूक सैयद जो हैं ये बजाते ख़ुद मज़हब के हवाले से बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। पलवश शाह ने जो सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से किया, वो 5 बरस से ये सवाल कर रही है। मेरे साथ भी इस मौजू पर बहुत बहस होती रही है। पलवश शाह ने जितना बताया वो बहुत कम है। ये बात भी काबिल गौर है कि उसने जितना ज़िक्र किया वो बहुत कम है। जो कुछ हमारे मुल्क के बाज़ इलाकों में हो रहा है उसका आपको एहसास नहीं है। यानी कि उसका सबूक सैयद का मतलब यह है कि जितना बातों का उसने ज़िक्र किया है इससे ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं उसके इलाके में, या उसकी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या उसकी फैमिली के हवाले से कोई मामलात होंगे। यानी कि मैं इसका ये मतलब ले रहा हूँ कि उसने उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं गई। उसने ओवरऑल एक थीम को डिस्कस एक सवाल की शक्ल में डॉक्टर साहब के सामने पेश कर दिया। डॉक्टर नाइक साहब ने एक पहलू बयान किया कि ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। डॉक्टर साहब का लहजा दुरुस्त नहीं था। मुआशरे और रियासत का फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, बच्चों को इन बेड़ियों से बचाया जाए। यानी कि किन की बात कर रहे हैं कार्रवाई कीजिए, डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे कि कार्रवाई कीजिए। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों का उसने ज़िक्र किया है पलवश शाह ने, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कीजिए। बदकिस्मती से बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती में मुलव्वस अफराद को मजहबी और सरकारी तकारीब में मेहमान हुसूसी बनाया जाता है। ये तौहीन मज़हब है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। मैं इस बात को भी तस्लीम करता हूँ कि बाज़ औक़ात इल्ज़ाम लगाने वाले भी किसी ख़ास पुरखाश की वजह से झूठ बोलते हैं, ताहम तहकीकात करना लाजम है। हुकूमत कानून बनाए कि जो शख्स बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती, फ़िरका वरीयत, दहशतगर्दी और तकफ़ीरियत में मुलव्वस हो, इसके लिए इन अदारों में रोज़गार के मौक़े बंद किए जाएँ। और उसने कहा कि मज़ीद उन्होंने कहा जी कि जो अभी जो पलवश शाह का गुस्सा मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं, अहले मज़हब के रवैयों के ख़िलाफ़ है। लेकिन अहले मज़हब ख़ुद पर तनकीद को मज़हब पर तनकीद कह कर तौहीन की लड़ाई में तेल डालना शुरू कर देते हैं। अब यह है, इसी बात को सबूक सैयद का मैं व्लॉग भी देख रहा था, ये अल्टरनेटिव नैरेटिव मुतबादिल बयानिया के नाम से करते हैं, तो उसमें इन्होंने खुर्शीद नदीम साहब से भी ये सवाल किया कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं इनका जवाब दुरुस्त था या नहीं। तो खुर्शीद नदीम साहब को अगर आप जानते हैं या किसी ने सुना हो तो वो बड़े एक हलीम तबीयत के मालिक हैं। डॉक्टर साहब जो हैं ज़रा थोड़ा सा सख्ती है उनके लहजे में। तो खुर्शीद नदीम साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि असल में डॉक्टर साहब जो है ना वो हैं मुनाजरा करने वाले। तो दूसरे और जो मुनाजरा करने वाले लोग होते हैं वो आम तौर पे यानी कि उनका जो लाइन ऑफ आर्गूमेंट है वो यही होता है कि हमने जीतना है और दूसरे को हराना है। तो अगर वो ऐसा ना होता, वो एक लड़की के मसले को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते, अगर वो बात कर रही है उसके साथ हमदर्दी का इजहार करते। अच्छा, ये भी हम जो ये बात करते हैं ना, आपने कभी नोट किया हो कि इस मुल्क में जब इतने जो सुइसाइड अटैक होते थे तो हम कह रहे होते थे कि कोई मुसलमान किसी को नहीं मार सकता था। हम रोज़ाना देख भी रहे होते थे कि मुसलमान को मार रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं जी मुसलमान किसी को नहीं मार सकता। भाई
आप वो हैं या इस्लाम वो है जो आप लोग कर रहे हैं, एक गैर मुस्लिम के लिए उसको वही नज़र आ रहा है। आप ऐसे ही समझे ना कि कोई और किसी मज़हब का बंदा हो, उसकी प्रैक्टिस से आप उनके बारे में अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो मज़हब के लिए उसकी बदनामी का सबब बनते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, क्या उनसे गलतियाँ नहीं हो सकती? ठीक है, गलती का अंदेशा हर जगह पर मौजूद है। कोई बंदा किसी भी कोई जुर्म का मुर्तकब हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई इस चीज़ की हौसला शिक नहीं करनी चाहिए। ये तो नहीं है जी कि जी वो फ़लाँ बंदा जो है यानी कि उससे गलती नहीं हो सकती, या वो बंदा नमाज़ पढ़ता है तो वो गलती नहीं कर सकता। एनीवे, ये मैंने लड़की की बैकग्राउंड आपको बताई है कि ऐसी लड़की, यानी कि मैं तो इस बात से बाहर नहीं निकल रहा कि जो लड़की इतनी ज़्यादा मज़हब में इन्वॉल्व हो कि वो कुरान मजीद को जगह जगह से उसने हाईलाइट किया हो, यानी कि उसका जो उर्दू तर्जमा है उसको हाईलाइट किया हो कि फ़लाँ बात है, फ़लाँ बात है, फ़लाँ ज़िक्र आया है। तो अब उसके ज़हन में अगर सवाल आएंगे तो वो किससे पूछेगी? तो उसको इस तरह से डांटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो लिहाजा मैं इधर बात ख़त्म करता हूँ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के हवाले से। डॉक्टर साहब जो हैं वो अच्छे आलम होंगे, लेकिन यह है कि मेरे ख्याल के मामला फ़हमी ज़रूरी है। जो सवाल हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आप ऐसे ही समझें कि जैसे कोई हमारे बच्चे या हम किसी एक ऐसे नॉन मुस्लिम कंट्री में हों, तो लोग हमसे सवाल कर लें तो हम उनको इस तरह चुप नहीं करा सकते जी कि आप जो है क्या इस्लाम को मानते हैं या नहीं मानते। जो नहीं मानते वो लॉजिक पर बात करेंगे। तो आज के बच्चों के दिन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो उनको उनके जवाब तलाश करना चाहिए ताकि वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये मेरा एक ओवरऑल पर्पस था और इस लड़की का बैकग्राउंड आपको बताना मकसूद था। तो नाजरीन, अब जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और बाय द वे एक चीज़ और मैं वजाहत कर दूं कि मुझे नहीं पता चलता कि मैं क्या हूँ। बाज़ लोग होते हैं कि वो मुख्तलिफ लेबल लगाते रहते हैं जी कि ये फ़लाँ है, राइटिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, लिबरल है, कंजर्वेटिव है। मैं ज़्यादातर, यानी कि मेरी राय जो है वो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बदलती है। जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है तो मेरी राय जो है वो भी साथ रिवाइज़ हो रही होती है। वो कभी राइट की तरफ चली जाती है, कभी लेफ़्ट की तरफ चली जाती है। इसी तरह जो मुख्तलिफ लोग हैं, जो पर्सनैलिटीज़ हैं, मैं कोई ऐसी पर्सनैलिटी वर्शिपमेंट पे यकीन नहीं रखता कि मैं उनकी पूजा नहीं करता। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये जो बुत हम बनाते हैं ना, बुत टूटते ही हैं अल्टीमेटली, इनका मुकद्दर टूटना होता है। तो एक तो बुत बनाने नहीं चाहिए, दूसरा उनको भी इंसान समझना चाहिए, उनसे भी गलती हो सकती है। ये नहीं है कि कोई उनको हम जो है यानी कि उन पर कोई बंदा बात करे। हाँ, ये है कि अगर कोई नाजायज़ तनकीद कर रहा है तो उसको हमें ज़रूर डिस्करेज करना चाहिए, लेकिन हमें बताना चाहिए कि किस तरह नाजायज़ है। तो अब जो है हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो दूसरा टॉपिक है काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से। काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक शरारत की। शरारत उन्होंने क्या की कि उन्होंने एक लेटर लिखा काजी साहब को, उन रजिस्ट्रार को। उन्होंने कहा जी कि काजी साहब चूँकि रिटायर हो रहे हैं तो हम उनको डिनर देना चाहते हैं, तो अलविदाई डिनर देना चाहते हैं। अब ये लेटर जो है उन्होंने कोई 9 को लिखा, 10 अक्टूबर को जवाब आ गया। जवाब पर हम बाद में आते हैं। अब यह है कि ये लेटर लिखने के पीछे प्लान क्या था। अब ये मैं आपको अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा। मुझे लगता है कि लोगों को जिस तरह ये बातें फैली हुई थी कि काजी साहब जो है ना एक्सटेंशन लैन ही लैन, और अब जो है जिस तरह 63A आर्टिकल 63A के हवाले से जो बातें आई, तो उसमें भी ऐसा लगा जी कि काजी साहब जो है ना वो अपने लिए राह हमवार कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से। तो ये एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बहुत सारे लोग हैं कि जो फैसले पर तनकीद सिर्फ इस बुनियाद पे कर रहे थे जी कि काजी साहब ने अपने लिए किया है, अदरवाइज़ कह रहे थे फैसला ठीक है। तो ये हमारे कई दोस्त जो हैं उनकी वजह से ये काफ़ी एक अबहाम था, एक कन्फ्यूजन थी कि काजी साहब जो हैं वो एक्सटेंशन ले रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ 2-3 दफ़ा कि किस तरह जो हुकूमती लोग हैं वो कहते हैं नहीं कि 3-4 दफ़ा तो सानू दस चुके हैं कि मैं यार कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये इवन मंसूर अली शाह के सामने बात हो चुकी है। तो लेकिन यह है कि जो यार लोग हैं वो नहीं मानते थे। तो मेरे ख्याल है कि कोई इसी चक्कर में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाले हैं उन्होंने भी शरारत की कि हम एक लेटर लिखते हैं कि जनाब काजी साहब हम तो आपको डिनर देना चाहते हैं, अलविदाई डिनर देना चाहते हैं, तो कब दें। तो चलें इस बहाने को पता चलेगा कि काजी साहब जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो यार काजी साहब जो हैं उनका जवाब आ गया, आई थिंक वाया रजिस्ट्रार होना क्या कि जनाब 100 बिस्मिल्लाह, डिनर क्यों, हम यानी कि हम तैयार हैं आपके डिनर के लिए, लेकिन यह है कि अभी तो कोई टाइम पड़ा हुआ है यार, हमने 25 अक्टूबर को जाना है, कोई तुसी 24 अक्टूबर को डिनर कर लें।
ठीक है, तो हम करेंगे, आपका डिनर खाएंगे। लेकिन ये है कि आपने जो बाहर के जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने जो उधर तकरीर करनी है, ज़रा वो सानू तकरीर पहला भेज दिया जाए ताकि शरारत ना हो। अच्छा, इस पर भी कई लोगों को इतराज़ है, और ऐसे ऐसे लोगों को इतराज़ है कि जो कोई ये नहीं चाहते कि उनके ख़िलाफ़ कोई ट्वीट भी करे, लेकिन उनको इस चीज़ पर इतराज़ है कि काजी साहब जो हैं वो अपने सामने कोई अपने जो लोग हैं इनके और कोई ऐसी कोई सरप्राइज़ किस्म की कोई क्रिटिकल स्पीच के बारे में जानना चाहते हैं कि कोई बंदा उन्होंने उस दिन एम्बेरस ही ना करे। ठीक है, तो लिहाजा अब यह है कि इसमें जो एक चीज़ क्लियर होगी, वो काजी साहब ने अपना फ़ैसला सुना दिया, और फैसला क्या है कि भाई मैं जा रहा हूँ। यानी कि ये वो चीज़ है कि जो इन राइटिंग अब आ गई है। पहले जो एक सीना गज़ट में चल रही थी वो इन राइटिंग आ गई कि काजी साहब जा रहे हैं। तो अब यह है कि उसमें 24 अक्टूबर को उनका कोई शाम को डिनर होगा, इशाइया होगा, और 25 अक्टूबर को फुल कोर्ट रेफरेंस होगा, और काजी साहब जो हैं जनाब वो उस तो बाद जड़ा है उड़ारी भर जाएंगे। और अब देखते हैं कि जो लोग काजी साहब को भगाने में उनके ख्याल में एक बहुत बड़ा वो पर्पज़ सर्व करना चाह रहे थे, उनका ख्याल था कि काजी साहब जनाब चले जाएंगे तो फिर पीछे को मसला नहीं रहेगा। फिर अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती है, एक तो मैं आप समझें कि जैसे 90% मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा जो गिनती पूरी हो जानी है, मौलाना माने या ना माने गिनती पूरी हो जानी है। यानी कि ये मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कर रहा हूँ बात। इन्फॉर्मेशन मेरी गलत भी हो सकती है, लेकिन आज के दिन की ये इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, कई लोग मैं देखता हूँ कि जनाब सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन पर भी लड़ रहे होते हैं, तुसां फलानी इन्फॉर्मेशन क्यों दी थी, और तुसी अपनी लाइव करो भाई इन्फॉर्मेशन। भाई आपको चाहिए कि इन्फॉर्मेशन को चैलेंज करें कि फ़लाँ इन्फॉर्मेशन गलत है, ये होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर लेट से कि आपका कोई बड़ा करीबी अजीज़ भी हो, कोई बीमार हो, खुदा ना सा किसी को कैंसर हो, तो आपको कोई बंदा बताए ना कि इसको कैंसर है। अगर आप किसी को चीज़ को कैंसर समझते भी हैं, ठीक है, तो आपको बताए नहीं तो आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन जो है जब आपके पास आती है, बेशक वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक ना हो, आप उस पर कोई एक्शन कर लिया करेंगे ताकि ये फ़लाँ बात ठीक ना हो, आप उस तरह किया करें। मैं देख रहा होता हूँ जनाब लड़ रहे होंगे ने कि जनाब है फलाने पासों लैके आ रहा होंगे, फलाने पासों लैके आ रहा होंगे। ये रवैया तर्क करें, ये बड़ा एक अनप्रोफेशनल किस्म का एटीट्यूड है, और बहुत सारे जर्नलिस्ट लगे होते हैं इस काम। तो खैर ये है जी कि जो अगर मैं जो बात कर रहा था कि अगर ये तरमीम हो जाती है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती है, और उसके बाद जो फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस आएगा, तो यह जोड़े बहुत सारे जनाब काजी साहब के पिछे पे होंगे, इन्हें आखना यार तू तो काजी रह जाता। ठीक है, तो ये और ये बाज़ का जिस बंदे से कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें उसमें सारियाँ खामियाँ नज़र आती हैं, हालांकि उसमें की खूबियाँ भी होती हैं। हमें उन खूबियों का उस टाइम तक एहसास नहीं होता कि जब तक उसकी जगह कोई और आके नहीं ले लेता आते असी फिर आने कि जनाब ये नालों तो वो ही चंगा सी। ठीक है, फिर बस रोने धोने के अलावा कुछ रहता नहीं है। और यही हाल हमारी अपनी ज़िंदगी में भी है कि जब तक हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल होती है, हम जो जो मुयसर नहीं होती उसके लिए तगोदो कर रहे होते हैं, और जो अवेलेबल होती है उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब वो चीज़ जो अवेलेबल है अगर वो किसी तरह हमसे छिन जाए तो फिर वो देते सिर रोने हैं, यानी कि अनलेस के, यानी कि जब तक वो होती है तब तक हमें उसका एहसास नहीं होता। तो खैर ये है जी कि हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है अली अमीन गंडापुर पर। अली अमीन गंडापुर जो हैं उनका फ़ोन नहीं मिल रहा। अब हुआ क्या, वारदात क्या हुई है, यानी कि जो क्या कहते हैं कि कलाम शायर बेज़ुबान शायर, यानी कि जो जिनके साथ वारदात हुई है वो इस बारे में क्या कहते हैं। अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने अपना जब वो दोबारा से ज़हूर उनका हुआ था, जब वो कोई 1-2 दिन छुपने के बाद जब वो सामने आए और उन्होंने बताया कि मैं किस तरह कमांडो एक्शन करके मैं उधर से निकला, तो उसका जो उन्होंने बताया कि मैं केपी हाउस में ऊपर एनेक्सी में था, और फिर पता चला कि पुलिसां पै गई ने, पुलिस आ गई है इस्लामाबाद की। तो जनाब हमने दौड़ लगा दी, और दौड़ लगाने में इनके साथ एक इनका जो सेक्रेटरी था या सिक्योरिटी वाला बंदा कह लें, जो इनके साथ काफ़ी पुराना है, लायल है इनके साथ। तो ये उसके बाद निकले, और जो इधर से बकौल उनके कि वो जो ट्रेल 5 पर गए इस्लामाबाद में। अगर जो इस इलाके को जानते हैं, वो मारगला की पहाड़ियों पे होते हुए तो पीछे एक केपी की तरफ उतरे। अब जो है इनके कई लोग जो हैं उनकी इस बात पर इतराज़ करते हैं, वो कहते हैं जी झूठ बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ जी कि हम उसको सच मान लेते हैं, अनलेस कि हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन ना आ जाए, हमें पता ना चल जाए, उस वक्त तक यही सच है। अभी ये हमारे जो है ना काबिले या ज़ेर बहस नहीं है कि वो इधर से निकले या किधर से निकले। ठीक है, अगू निकले या पिछू निकले, ये बात नहीं हो रही।
नहीं पिछू निकलन दिया तक तो उन्होंने कहा कि मैं पीछे से निकला हूँ, ठीक है, लेकिन ये है कि जो ये नहीं है जी कि वो झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं, हम जो है नहीं कि अभी उस स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट पर रह के बात कर रहे हैं। लेकिन जो है इस सारे अमल में हुआ क्या कि इस भाई दौड़िच उन्होंने अपना फ़ोन और जो वैलेट है वो उधर ही छोड़ गए। उनको इतनी क्या कहते हैं, बंदे होश ही नहीं सी, नहीं गुना क्या कि पहले तो अपनी जान बचाओ, ठीक है जनाब पुलिस पै गई नहीं ना फड़ लेना, सानू पकड़ लेना है, तो हम जो है नहीं कि हम इधर से निकल जाए। अब यह है कि ना उनके पास फ़ोन है और ना ही उनके पास वैलेट है। अब यह है कि वैलेट का उन्होंने कल भी जिक्र किया है, जब वो मंजूर पश्तीन के साथ थे तो बात हो रही थी जी कि जो मंजूर पश्तीन और पीटीएम के लोगों से मिलेगा उसका भी जो शनाख्ती कार्ड छीन लिया जाएगा। तो वो गंडापुर को किसी ने सवाल किया, उसने कहा कि मेरा तो ऑलरेडी छीना गया क्योंकि वो मेरे पर्स में था और वो पर्स मुझे अभी तक नहीं मिल रहा, वो उनके पास है। अब यह है कि जिनके पास पर्स है उन्हीं के पास उनका फ़ोन है। अब यह है कि ये फ़ोन है किस एजेंसी के पास, ये सवाल है, और इस फ़ोन में से क्या मिला है, ठीक है, ये सवाल है। मैंने जो अभी तक मेरे पास इतलात हैं, या एटलीस्ट मैं अगर आपको ये कहूँ कि कल जो जुमेरात के रात तक मेरे पास इतलात थी, रात 11-12 बजे तक गंडापुर को फ़ोन भी नहीं मिला था। और इनके वो उनके पास ना सिम है, ना उन्होंने कोई नई सिम जारी करवाई है, और किसी ने रब्ता भी करना हो तो उनके साथ उनके सिक्योरिटी के ज़रिए रब्ता करता है, उनके पास फ़ोन नहीं है। मैं बल्कि रात को भी चेक कर रहा था कि उनको फ़ोन मिला या नहीं मिला। तो जिस बंदे से मैं चेक कर रहा था उन्होंने कहा कि यार मुझे शक पड़ रहा है कि फ़ोन आपके पास है। मैंने कहा क्यों? कहता है कि 2-3 दफ़ा जिस तरह आप पूछ चुके हैं मुझे लग रहा है कि जैसे फ़ोन आपके पास है। तो मैं उसको कह रहा था यार मेरे पास नहीं है, मैं तो इस तरह चेक कर रहा हूँ कि फ़ोन आपको मिला या नहीं मिला। अब यह है कि उसके बाद मैं को पुलिस वालों के भी 1-2 को पूछा, वो कह रहे थे हमारे पास भी नहीं है। अब ये या तो ये हो सकता है कि जो रेलिवेंट आदमी है उसको पता होगा, उसने कोई ऐलान तो नहीं करना कि सबके पास कि भाई जनाब फ़ोन मेरे को, अगर कोई किसी ने पूछे तो मेरा दसना जी कि भाई अल्लाह दिते दे कोल फ़ोन है, तो ये तो नहीं होगा। तो या फिर यह है कि उधर से किसी एजेंसी के पास फ़ोन चला गया। फ़ोन जो है ना वो अभी तक गंडापुर के पास नहीं पहुंचा, ना फ़ोन पहुंचा है और ना ही उनका पर्स पहुंचा है। तो अब यह है कि हम दुआई उनके लिए कर सकते हैं। अब पहले जब रऊफ़ हसन का फ़ोन पकड़ा गया था तो उसके बाद कई लोग पकड़े गए, और उसके बाद इवन जनरल फैज़ जो हैं वो भी पकड़े गए। अब यह है कि गंडापुर का फ़ोन पकड़ा गया है। अब ये डिपेंड करता है कि फ़ोन उनका क्या कोई उसको खोलने में कामयाब हो गया या नहीं हुआ, और अगर ऐसा है तो उसमें जो चीज़ें मिलती हैं तो उसके बाद पता चले कि कोई और एक नया ऑपरेशन शुरू हो गया है, जनरल फैज़ 2 वाला ऑपरेशन शुरू हो गया है। तो ये भी वक्त बताएगा, लेकिन ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि वो फ़ोन के बगैर ही फिर रहे हैं और फ़ोन जो है उनको नहीं दे रहे। आला मोहसिन नकवी कल आए थे, मैं तो सोच रहा था कि मैंने पहले बल्कि इस तरह की बातें पहले नहीं कि मोहसिन नकवी जो है वो फ़ोन लेकर गए हैं कि जनाब गंडापुर साहब आओ फ़ोन रख लो, तो थोड़ी साड़ी उन दोस्ती। तो पता चला कि नहीं, मोहसिन नकवी कोई फ़ोन वगैरह नहीं उनको देकर आए। तो जनाब फ़ोन ही वापस कर दो गंडापुर दा, नहीं है कोई गल नहीं, चीफ मिनिस्टर हैं KP के, तो उनका फ़ोन का तो राइट बनता है। तो नाजरीन मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।